यस सो हाय एवरीवन। जो हमारा लाइव वीडियो भी चल रहा था इट गॉट इंटरप्टेड। आई डोंट नो व्हाट द इशू इज। नेट स्पीड वगैरह एवरीथिंग वाज वर्किंग फाइन, बट कभी कभार वो यूट्यूब पे लैग आता है। इट्स फाइन। तो मैंने 98 वाला पॉइंट डिस्कस कर रहा था। आई चेक द लाइव वीडियो। तो 98 तक 97 तक आप वहां पे देख लो। 50 मिनट्स के अप्रोक्स है। बैलेंस आई एम अपलोडिंग ये वाला रिकॉर्डेड वीडियो। मैं लाइव का दोबारा रिस्क नहीं ले रहा, आपका भी टाइम खराब हो जाएगा। सो बैलेंस का एक लगाते हैं, ये वाले बैलेंस पॉइंट्स हम कवर करते हैं। पीडीएफ आई विल अपलोड ऑन द टेलीग्राम चैनल इटसेल्फ, राइट? So section 98, as I was discussing, the time limits for section number 73 and 74. Time limits, when I say, we have to see two particular types of time limits. One is the order time limit and one is the related show cause notice time limit. 73 का जो आपका show cause notice है वो आना चाहिए 3 months before the order time limit. And what is the order time limit? 3 years from the due date of annual return or the date of erroneous refund. तो 3 years के 3 महीने पहले, मतलब it will be 2 years 9 months from the due date of annual return or erroneous refund. Similarly, 74 का जो order time limit है that is 5 years and show cause notice 6 months before. So that will be 4 years 6 months from the annual return due date or date of erroneous refund. 74 में कोई वेवर नहीं है। वेवर मतलब एब्सोल्यूट वेवर नहीं है। सी सेक्शन 73 में अगर आप शो कॉज नोटिस से पहले या विद इन 30 डेज पे कर देते हो, यू ओनली पे द अमाउंट ऑफ टैक्स अलोंग विद द इंटरेस्ट, यू डोंट नीड टू पे द पेनल्टी। बट 74 में आपकी पेनल्टी पक्की बात लगने वाली है। अब वो डिपेंड करता है कि आपको कौन कितनी पे करनी है। 73 में आपको 2 चांसेस दिए जाते हैं। 74 में यू आर गिवन 3 चांसेस। चांस नंबर 1 बिफोर शो कॉज नोटिस, चांस नंबर 2 विद इन 30 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस एंड चांस नंबर 3 आप विद इन 30 डेज ऑफ ऑर्डर भी पे कर देना। और उस केस में आपको 15, 25 एंड 50% ऑफ पेनल्टी पे करनी है। और पेनल्टी कितनी लगती है सेक्शन 74 में? अमाउंट ऑफ टैक्स। ओके, सो 73 में 2 चांसेस मिलते हैं और वहां पे 100% वेवर मिलता है। जो आपका इंस्टॉलमेंट का एक अलाउ किया जाता है सेक्शन 80 में, दैट यू कैन पे द टैक्स इन इंस्टॉलमेंट। तो मैक्सिमम 24 इंस्टॉलमेंट्स अलाउड है, बट दैट इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स। सेल्फ असेस्ड टैक्स मतलब जीएसटीआर 1 में गया, 3B में नहीं गया। चैप्टर 21 ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में से कुछ बात आपको जरा देखनी आओ। If you collect any tax but fail to pay to the government or collect anything in contravention of law but fail to pay to the government, आपने कलेक्ट किया लेकिन सरकार को नहीं पे किया, ये ऑफेंस पता है कब बनता है? जब आप 3 मंथ से ज्यादा पेमेंट नहीं करते हो। सर ऊपर तो 30 डेज बोला था, 30 डेज था वेवर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेनल्टी लगेगी, लेकिन ऑफेंस कब बनेगा? 122 के लिए वो 3 मंथ से ज्यादा पे ना करने पे। तो ये पीरियड आपको पेपर में ध्यान रखना है। माइनर ब्रीच के लिए आपको कोई पे भी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। नो पेनल्टी फॉर माइनर ब्रीच। And what is a minor breach? Tax involved is less than 5,000. Less than 5,000. पेपर में एक बार टेस्ट हुआ था। For every subsequent and second offense under 132 prosecution, criminal offenses, don't see the amount. Imprisonment will be there up to 5 years and fine. तो up to 5 years की सजा and fine, मतलब फाइन भी पक्का लगने वाली है और जेल भी पक्का होने वाली है, क्योंकि आपका सेकंड ऑफेंस है, सबसीक्वेंट ऑफेंस है। तो उस केस में आपको अमाउंट नहीं चेक करना। एंड अगेन imprisonment will be for 6 months minimum unless special reasons are recorded in contrary. कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस मतलब आप ले दे के सेटल कर लेते हो, तो उस केस में आपको कौन सेटल करेगा आपका केस? कमिश्नर। एंड इट कैन बी बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसके जो अमाउंट्स है कि आपको कितना कंपाउंडिंग अमाउंट पे करना पड़ता है, वो परसेंटेजेस पिछली बार पेपर में आए थे, तो मुझे लगता है इस बार नहीं आएंगे, तो अभी मैंने यहाँ पे नहीं पिक किया, पर एक बार वो टेबल जरूर कर लेना। नेक्स्ट, अपील्स एंड रिवीजन। सेक्शन 108 इन विच वी टॉक अबाउट द रिविजनरी अथॉरिटी। 107 जो 108 जो है दैट इज अबाउट रिविजनरी अथॉरिटी। तो उसको कोई इरोनियस ऑर्डर लगता है तो वो रिवाइज कर सकता है। उस सेक्शन में द वर्ड रिकॉर्ड के बेसिस पर रिवीजन होता है। दैट रिकॉर्ड मींस अवेलेबल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बाय आरए। आपका केस चला कब? एक पर्टिकुलर ईयर में, हो सकता है उसका रिवीजन हो रहा है कुछ टाइम बाद, तो कुछ टाइम बाद जब हो रहा है उस टाइम क्या रिकॉर्ड अवेलेबल है? हो सकता है कोई नई रिपोर्ट अवेलेबल हो, उसके बेसिस पे भी आपका रिवीजन हो सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि केस के टाइम पे रिपोर्ट अवेलेबल नहीं था या उस ऑर्डर के टाइम पे अवेलेबल नहीं था। वन ऑफ द फेटर्स टू द रिवीजन बाय रिविजनरी अथॉरिटी। व्हाट डू मीन बाय फेटर्स? रिस्ट्रिक्शन। 6 मंथ शुड नॉट हैव बीन एक्सपायर्ड, क्योंकि 6 मंथ्स में अपील जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा। और 3 ईयर शुड हैव बीन एक्सपायर्ड, मतलब 3 ईयर्स अगर एक्सपायर हो चुके हैं, वो भी आपके सेक्शन नंबर 108 में आरए कुछ नहीं कर सकता। एंड अगर 6 मंथ्स आपके एक्सपायर नहीं हुए वो भी नहीं हो सकता। तो 6 मंथ्स के बाद और 3 साल खत्म होने से पहले ये वाला एक्शन लिया जा सकता है। पार्शियल इंटीग्रेशन इज कंफर्म्ड इन केस ऑफ सेक्शन 108 रिविजनरी अथॉरिटी। नाउ व्हाट डू मीन बाय पार्शियल इंटीग्रेशन? अगर एक ऑर्डर के अगेंस्ट अपील जा चुकी है, लेट्स से ऑर्डर में 5 इश्यूज थे, 5 इश्यूज के रिस्पेक्ट में अपील गई, और उस केस में नहीं, सिंपल एग्जांपल लो, 5 इश्यूज में से मैं 3 इश्यूज में अपील में गया, बैलेंस 2 इश्यूज पे आरए अभी भी अपना ऑर्डर दे सकता है, बट उसकी टाइम लिमिट कुछ और हो जाएगी। वो टाइम लिमिट क्या होगी? 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपील। ऑर्डर ऑफ अपील मतलब जो मैंने अपील फाइल की उसका ऑर्डर, और ओरिजिनल 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशियल ऑर्डर जिसका भी आपको रिवीजन करने का मन है।
सो दिस इज नोन एज पार्शियल इंटीग्रेशन। वो 3 इश्यूज जिस पे मैंने अपील फाइल करी दैट कैन नॉट बी टच्ड अपॉन बाय द आरए, क्योंकि अब हायर अथॉरिटी इन्वॉल्व हो चुकी है। पर जो मैंने इश्यूज नहीं रेज किए उसके लिए आरए अभी भी काम कर सकता है, रिवीजन कर सकता है, बट टाइम लिमिट बदल जाएगा। बेसिकली इस 3 साल के साथ साथ ये भी चेक करना पड़ेगा दैट ही शुड बी हैविंग 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इन अपील, सो व्हिचएवर इज लेटर। ओके, क्योंकि जब तक अपील का ऑर्डर नहीं आता तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। सिंगल मेंबर बेंच इन ट्रिब्यूनल, इज इट पॉसिबल? आंसर इज यस, बट उसके कंडीशन है अमाउंट इन्वॉल्व शुड नॉट एक्सीड 50 लाख, इट शुड बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट नॉट लॉ, एंड प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। Appellate tribunal is a final fact finding authority because High Court Supreme Court में क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए जा सकते हैं। अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ स्टेट बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल प्लस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना ही चाहिए। सब्सटेंशियल का मतलब कुछ एक अच्छी खासी बात होनी चाहिए, कुछ मटेरियलिस्टिक अमाउंट होना चाहिए, एंड यू कैन गो अगेंस्ट द स्टेट बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल। इफ द ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल बेंच ने ऑर्डर दिया है तो उसके अगेंस्ट आपको सीधा जाना होता है सुप्रीम कोर्ट में। प्लेस ऑफ सप्लाई का जो इशू है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई का जो इशू है दैट इज ऑलवेज डेल्ट बाय द प्रिंसिपल बेंच, तो उसके अगेंस्ट आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना है। सो अपील टू द सुप्रीम कोर्ट विल बी अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट और प्रिंसिपल बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल प्लस सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, एंड हाई कोर्ट नीड्स टू सर्टिफाई द ऑर्डर। अगर आप हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाना चाहते हो, इट शुड सर्टिफाई दैट यस दिस इज अपीलेबल, इट कैन सर्टिफाई ऑन इट्स ओन और बाय एप्लीकेशन। एडवांस रूलिंग ऑब्टेन करने के लिए आप रजिस्टर्ड होने चाहिए और यू शुड बी डिजायरस ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको पेपर में दिया जाएगा द पर्सन इज नॉट येट रजिस्टर्ड, कैन आई गो, कैन ही और शी गो टू द एडवांस रूलिंग? आंसर इज यस। यू कैन नॉट ऑब्टेन एडवांस रूलिंग ऑन प्लेस ऑफ सप्लाई इशू। प्लेस ऑफ सप्लाई पे आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते क्योंकि स्टेट लेवल पे ये एडवांस रूलिंग की अथॉरिटीज बनाई जाती है, सेंट्रल लेवल पे नहीं। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की मिनिमम रैंक जो है वो है जॉइंट कमिश्नर। ओके, कस्टम्स में कुछ बातें देख लो। गुड्स एक्सपोर्टेड फॉर रिपेयर्स अब्रॉड एंड री इंपोर्टेड, कंसेशन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी मिलती है आपको, ये आपको याद होगा, ये बहुत टेस्टेबल है। So no duty on the cost of good, but only on the value addition. This term I am using only for understanding purpose. What is the value addition? रिपेयर का फेयर कॉस्ट, मटेरियल का फेयर कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट का कॉस्ट, और ये आपको बोथ वेज लेना है। मैंने ये इंपोर्ट किया था, इंपोर्ट के टाइम मैंने इसके ऊपर ड्यूटी पे किया था, अब मैंने इसको रिपेयर के लिए एक्सपोर्ट किया, उसके बाद वापस लेके आया, तो जब मैं वापस लेके आया तो इसके ऊपर फिर से ड्यूटी भरूं क्या? कॉस्ट के ऊपर क्यों भरूंगा मैं, तो रिपेयर के ऊपर भरूंगा। तो रिपेयर के रिस्पेक्ट में कॉस्ट क्या क्या हुआ? ये रिपेयर का खर्चा, मटेरियल का खर्चा, इंश्योरेंस एंड फ्रेट का खर्चा, बोथ वेज। हो सकता है ये मैंने एक्चुअल में इनकर भी ना किया हो सकता है मैंने एक्चुअल में इनकर भी ना किया हो, तो आपको फेयर वैल्यू लेना है, स्टिल आपको ड्यूटी पे करनी है। अच्छा, सेक्शन 13 पिल्फरेज, इट स्टार्ट्स आफ्टर अनलोडिंग एंड बिफोर पीओज ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन और वेयर हाउसिंग। वेयर हाउस गुड्स का अगर पिल्फरेज हो जाता है तो सेक्शन 13 कवर नहीं करता, प्लीज इस चीज का ध्यान रखो। ओके, सो इट स्टार्ट्स आफ्टर अनलोडिंग एंड बिफोर पीओज ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन और वेयर हाउसिंग। वेयर सेक्शन नंबर 23 जो हम बात करते हैं जिसमें आपके गुड्स लॉस्ट वगैरह हो जाते हैं, तो उसमें जो आपको एग्जेम्पशन मिलता है ड्यूटी का, दैट इज अवेलेबल टिल द गुड्स आर क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, तो वेयर हाउस गुड्स को भी कवर किया जाता है। ओके, सेक्शन 22 में आपके दो वर्ड्स यूज करे जाते हैं, डैमेज एंड डिटोरिएटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। पेपर में आपका वर्ड आएगा डिटोरिएटेड, तो ध्यान रखना, डिटोरिएटेड तभी आपको इसका एग्जेम्पशन मिलेगा, दैट इज आपकी वैल्यू उतनी कम हो जाती है। सो 100 रुपीज के अगेंस्ट अगर मुझे 20 रुपीज की ड्यूटी है तो 50 के अगेंस्ट मुझे 10 की मिल जाएगी, तो प्रोपोर्शनेट रिडक्शन। तो ये जो डिटोरिएटेड वर्ड है ना, ये आपको तभी मिलेगा जब बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग हो, नॉट आफ्टर अनलोडिंग। सो इफ द डिटोरिएशन हैपेंस आफ्टर अनलोडिंग यू वोंट गेट एनी एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 22। आफ्टर अनलोडिंग डैमेज वर्ड यूज करा है तो आपको अबेटमेंट ऑफ वैल्यू मिल जाएगा, अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी मिल जाएगा। तो डिटोरिएटेड ओनली ड्यूरिंग और बिफोर, नॉट आफ्टर। आफ्टर अनलोडिंग नॉट अलाउड। टाइप्स ऑफ ड्यूटीज, सेफगार्ड ड्यूटी सेक्शन नंबर 8B के कुछ पॉइंट्स देख लो। इट इज पॉसिबल मैक्सिमम फॉर 200 डेज। कस्टम्स की कुछ बातें आप नहीं करते हो, आपका कभी कभार एंड में हो जाता है कि सर सिर्फ वैल्यूएशन करके जाएंगे, तो ये बातें ध्यान रखो एटलीस्ट। सेफगार्ड ड्यूटी जो है वो आपकी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है 200 डेज के लिए, दैट इज द रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट। ये रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट की बात कर रहा हूं। एंड नो सेफगार्ड ड्यूटी इफ आप डेवलपिंग कंट्री से अगर कुछ माल आ रहा है और वो टोटल के 3% से ज्यादा नहीं है तो आप सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगा सकते। एंड अगर एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है, इंडिविजुअली लेस देन 3 है लेकिन टोटल 9 तक है, तो भी आप नहीं लगा सकते। सो अगर टोटल 9 से जा रहा है तो आप लगा देना। सो 3 इन केस ऑफ इंडिविजुअल, मोर देन वन कंट्री से, मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट, तो दैट इज 9%। ओके, सो 3 और 9 का आपको ध्यान रखना है। सीबीडी सब्सिडाइज्ड एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी का रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट मैक्सिमम 90 डेज बिफोर द नोटिफिकेशन। ओके, दिस इज प्रोविजनल वाला, दिस इज प्रोविजनल 200 डेज के लिए, ये प्रोविजनल यहाँ पे लिखा नहीं है, नॉट रेट्रोस्पेक्टिव, दिस इज प्रोविजनल। ये रेट्रोस्पेक्टिव है 90 डेज वाला फॉर सीबीडी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी।
यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव का कोई रोल नहीं होता, प्रोविजनल वाला ये। ओके, वैल्यूएशन चैप्टर में एक वर्ड आता है कंट्रोल। तो कंट्रोल इज नॉट डिफाइंड पर से। जब आप बात करते हो कि अगर रिलेटेड है और कंट्रोल है, तो वो कंट्रोल डिफाइंड नहीं है। नॉर्मल टर्म्स में कंसीडर 51% इक्विटी, तो आप उसको कंट्रोल मान देना। बीसीडी का रेट, ये आपको वैल्यूएशन में काम आएगा। बीसीडी का रेट अगर आप होम कंजम्पशन के लिए गुड्स क्लियर कर रहे हो, तो दैट विल बी द लेटर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री और अराइवल एंट्री इनवर्स किसके लिए लगता है? वेसल के लिए। तो आपका एंट्री इनवर्स और अराइवल विच एवर इज लेटर। लेकिन अगर आपका वेयर हाउसिंग का केस है, तो उस केस में व्हेनेवर द बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड फॉर होम कंजम्पशन, उस दिन का आपको जो है बीसीडी का रेट ले लेना है। ये सबसे ज्यादा आपका पेपर में टेस्ट होगा। रेट ऑफ एक्सचेंज आपको हो सकता है 3 दे दे, सीबीआईसी का दे दे, फॉरेन एक्सचेंज का दे दे, आरबीआई का दे दे। आपको सीबीआईसी का रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है, एंड दैट टू ऑलवेज ऑन द डेट ऑफ योर बिल ऑफ एंट्री। बाइंग कमीशन हमेशा एक्सक्लूड करना व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूएशन। Payment for right to distribute, resell imported goods. If it is not a condition for sale, please do not add in the assessable value. Condition for sale है तो ऐड करना है, नहीं है तो ऐड नहीं करना है। इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट, आर्टवर्क, डिजाइन, ये आपको ऐड करना है। इफ दे आर टेकन एनीवेयर आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया है तो जीएसटी गवर्नमेंट को जा चुका है, आपको ऐड नहीं करना। रॉयल्टी एंड लाइसेंस भी ऐड करना इफ इट इज अ कंडीशन फॉर सेल। ये कंडीशन फॉर सेल सब जगह आएगा। एयर ट्रांसपोर्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी इफ इट इज अ केस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट एंड द ट्रांसपोर्ट फिगर इज गिवन, फ्रेट वगैरह कितना लगा है, तो यू हैव टू इंश्योर दैट इट शुड नॉट क्रॉस 20% ऑफ द एडजस्टेड एफओबी जो हम निकालते हैं, और उसके बाद ए और बी की एडजस्टमेंट लगाते हैं। मतलब जो भी वैल्यू के साथ आपकी 10(1) की एडजस्टमेंट्स होती है, उस वैल्यू के ऊपर 20% लगाना है आपको, ये लिमिट चेक करने के लिए। एंड प्लीज फोकस ऑन दिस फैक्ट दैट 20% कवर्स ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू द डिलीवरी एट इंपोर्ट प्लेस। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसका एक सवाल करोगे। ये आपके आईसीआई के एसएम में एक सवाल है, जिसके अंदर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 250 और 250 लोडिंग हैंडलिंग वगैरह दिया है। तो वो लोडिंग हैंडलिंग हम उसके अंदर ऐड करते हैं टू कैलकुलेट द एफओबी। एफओबी का 20% लगाते हैं, और फिर उस 20% में मैं दोबारा ये ऐड नहीं करता। आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू गेट दिस पॉइंट और नॉट। जिसने वो सवाल किए हैं वही उसको समझ में आएगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। ये बिना प्रैक्टिकल के समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सो व्हाट आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन इज दैट 20% डज नॉट कवर ओनली द फ्रेट, इट कवर्स लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग आल्सो विद रिस्पेक्ट टू दिस डिलीवरी। रूल 4 आइडेंटिकल गुड्स में अगर आपके पास एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो आप लोएस्ट वाला ले लो। रूल 7 डिडक्टिव वैल्यू, उसके अंदर आपको जो वैल्यू लेनी है डिडक्शन करने के लिए, डिडक्शन स्टार्ट करने के लिए वो वैल्यू लेनी है उस वाले की विच एवर इज द ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी सोल्ड। फॉर एग्जाम्पल 30 यूनिट सेल हुए 10 में, 40 यूनिट सेल हुए 8 में, और 20 यूनिट सेल हुए 9 में। तो उस केस में आपको 10, 8 और 9 पे नहीं फोकस करना, आपको चेक करना है इसमें से हाईएस्ट कौन सा है। तो दिस इज द मोस्ट रिलायबल, क्योंकि ग्रेटेस्ट एग्रीगेट क्वांटिटी 8 में सेल हुई है, तो आपको 8 में से फिर डिडक्शन करना है। ओके, शिप डीमरेज वैल्यूएशन में इंक्लूड कर लेना। डीमरेज चार्जेस फॉर डिले इन गुड्स क्लियरेंस एक्सक्लूड। क्यों? क्योंकि ये हुआ है आफ्टर इंपोर्ट। एंड लाइटरेज चार्ज, जो छोटे छोटे बोट जाते हैं सामान उठाने, तो दैट यू हैव टू इंक्लूड। मटेरियल एंड कंपोनेंट सप्लाइड बाय बायर फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूड कर लेना इन द वैल्यूएशन, क्योंकि ये उसी का पार्ट है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर के रिस्पेक्ट में कुछ बातें देख लो, बस इसको क्लोज करेंगे। मोटर व्हीकल इज नॉट अ बैगेज, मोटर व्हीकल पे ड्यूटी पे करना पड़ेगा। बैगेज रूल्स 38.5% नहीं लगेगा। इंपोर्ट रिपोर्ट, ये जस्ट एक प्रोसीजर पार्ट था, क्योंकि ये चैप्टर एंड में कवर नहीं होते तो मैंने डाल दिया। इंपोर्ट रिपोर्ट व्हीकल्स के केस में लगती है, वो आपको चलेगा विद इन 12 आवर्स ऑफ अराइवल। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट वेसल और एयरक्राफ्ट में चलती है, चाहिए होती है, दैट इज प्रायर टू द अराइवल। ओके, प्रोविजनल असेसमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविजनल असेसमेंट इन केस ऑफ कस्टम्स, अगर आपकी पेमेंट कल को कम निकलती है, कम निकलेगी व्हेन इट इज फाइनलाइज्ड। सो प्रोविजनल इज फाइनलाइज्ड एंड गॉट टू नो दैट आपकी तो कम पेमेंट हुई है, तो उस केस में इंटरेस्ट लगेगा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट। तो अगर लेट्स से 18 जून को आपका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ, तो 1 जून से आपका इंटरेस्ट लग जाएगा, दैट इज टू बी नोटेड। लेकिन जब रिफंड होने वाला है तो ऐसा कुछ नहीं है। रिफंड के केस में उनको 3 महीने दिए जाते हैं, 3 महीने में पेमेंट नहीं आया तो उसके बाद फिर आपको रिफंड इंटरेस्ट मिलेगा रिफंड पे। बैगेज का ड्यूटी 38.5%। प्लीज बैगेज रूल्स मैंने रिवाइज करे, कस्टम्स वाले में अच्छे से कर लेना। इन्फेंट वाली बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको करा रहा हूं। इन्फेंट का मतलब होता है 2 साल तक का बच्चा। 2 साल तक का बच्चा है तो उसके सिर्फ पर्सनल इफेक्ट्स अलाउड है, लेकिन वो पता कब अलाउड है, जब वो इन्फेंट आपके साथ ट्रैवल कर रहा है। मीनिंग विच अ पर्सन इज ट्रैवलिंग और बोला है कि इसके साथ कुछ यूज पर्सनल इफेक्ट्स है इन्फेंट के, तो आप इसको एग्जाम कर देते हो। अरे ये भी तो देखो बच्चा ट्रैवल कर रहा है नहीं कर रहा साथ में, वो बच्चा ट्रैवल नहीं कर रहा तो इसमें एग्जामिशन आपको नहीं मिलेगा, ड्यूटी लग जाएगी। ये पेपर में पूछा गया था रिसेंटली, बहुत बच्चों ने गलती करी थी। एनीवन कमिंग फ्रॉम नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाहे कोई भी हो, अगर आप इन 3 जगहों से लैंड से आ रहे हो तो आपको सिर्फ यूज पर्सनल इफेक्ट्स अलाउड है, क्योंकि लैंड से बहुत ज्यादा यहाँ से ट्रांसफर हो सकता है। ज्वेलरी अलाउंस रूल 5,
ओनली इफ यू हैव स्टेड फॉर मोर देन 1 ईयर। एंड ज्वेलरी को ध्यान रखना, इट इज नॉट अ पर्सनल इफेक्ट। आपको क्लेम दिया जाएगा कि पर्सन इज क्लेमिंग कि ये ज्वेलरी तो मैं वैसे ही पहनता ही हूँ डेली, नो, स्टिल इट विल बी कवर्ड एज ए ज्वेलरी अलाउंस। 1 साल से ज्यादा अगर आपको है तो आप 1 साल से ज्यादा बाहर रह के आ रहे हो तो हम आपको अलाउंस दे देंगे, वो 20 ग्राम 40 ग्राम 50,000 1 लाख दैट यू नो। 18 साल का आदमी, मैन और वुमन 18 ईयर्स ऑफ एज पर्सन, इफ इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो एक लैपटॉप कंप्यूटर हम उसको अलाउ करेंगे। दिस इज फॉर प्रमोशन ऑफ डिजिटल एंड आईटी इन आवर कंट्री। तो बस इसमें एज का ध्यान रख लेना। और कितने साल भी आप एक दिन की भी ट्रिप करके आ रहे हो, हम आपको लैपटॉप कंप्यूटर अलाउ करेंगे, बट दिस इज नॉट फॉर अ क्रू मेंबर, क्योंकि क्रू मेंबर तो बार बार ट्रैवल करेगा। वेयर हाउसिंग में ध्यान रखना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन 65, इट इज परमिटेड ओनली इन प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस, नॉट इन अ पब्लिक। रिफंड आपका मिनिमम अमाउंट होना चाहिए 100, जैसे जीएसटी में था 1000। पीडब्ल्यू इंडस्ट्रीज का केस लॉ, अच्छा मैंने आपको बताया सुबह भी, 17 टॉप केस लॉज ऑफ कस्टम्स। आई हैव अपलोडेड अ सेपरेट वीडियो जो पिछली बार अपलोड करी थी, सेम स्टैंड्स रेलेवेंट फॉर योर नवंबर 24, प्लीज देख लेना। उसमें से एक बात निकल के आती है, रिफंड क्लेम इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अपील। अगर आप किसी ऑर्डर से एग्री नहीं करते हो तो आपको अपील फाइल करनी है 60 डेज के अंदर अंदर, ओके। लेकिन अगर आप वो 60 डेज नहीं कंप्लाई करते हो, जैसे आपका 60 डेज छूट जाता है एंड नाउ यू से दैट मैं एक काम करता हूं उसमें रिफंड एप्लीकेशन डाल देता हूं, नहीं, तो रिफंड एप्लीकेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। रिफंड क्या होता है कि आप, ऐसा नहीं कि आप जजमेंट या ऑर्डर से रिफ्यूट कर रहे हो, आपका मे बी आपने कुछ कंडीशंस कंप्लाई करी, रॉन्ग अमाउंट पे हुआ था, वो आप रिफंड क्लेम कर रहे हो। तो अगर आप जजमेंट से एग्री नहीं करते हो तो आपको अपील फाइल करनी है। ये कहा गया था पीडब्ल्यू इंडस्ट्रीज, ये वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ। इसके सिवा कुछ बोनस पॉइंट्स, ये मैंने सुबह भी करवा दिया था। ई इनवॉइस विदाउट आईआरएन इज नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट, हेंस द पर्सन कैन नॉट टेक आईटीसी। आपके सप्लायर ने ई इनवॉइस दिया लेकिन उसके अंदर आईआरएन ही नहीं है, मतलब वो वैलिड ई इनवॉइस है नहीं, तो इट इज नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट, यू कैन नॉट टेक आईटीसी। ट्रेनिंग सर्विस इन विच सप्लायर और रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, कौन सा सेक्शन लगेगा? नॉट डिफॉल्ट 13(3)(b), 13(3)(b वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, क्योंकि ये पर्सनलाइज नेचर के हो जाते हैं। तो ट्रेनिंग के रिस्पेक्ट में थोड़ा क्वेरी आया था तो मैंने इसमें डाल दिया। इफ इंट्रा सप्लाई इन अ स्टेट अदर देन ऑफ अ रेसिपिएंट, रेसिपिएंट कैन नॉट टेक आईटीसी। ये इमेबल प्रॉपर्टी का बहुत बारी आता है केस। जैसे आई थिंक ये भी सुबह आया था, कोई बात नहीं। मैं हूं दिल्ली में रजिस्टर्ड, ठीक है, मैं गया हयात मुंबई में रहने, तो हयात मुंबई के रिस्पेक्ट में जो बिल आएगा वो इंट्रा का बनेगा। क्यों? क्योंकि सप्लायर इज इन महाराष्ट्र एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन और इंटेंडेड लोकेशन ऑफ महाराष्ट्र, तो दिस विल बी इंट्रा नेचर। अब मुझे एक बात बताओ, ये चार्ज करेंगे सीजीएसटी और महाराष्ट्र एसजीएसटी, क्या मैं दिल्ली गवर्नमेंट मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो टैक्स पे हुआ है उसका क्रेडिट देगी? आंसर इज नो, तो मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। ब्रदर सिस्टर इज अर्निंग, फैमिली का मतलब पता है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट। पेपर में दिया जाएगा ब्रदर सिस्टर अर्निंग है, तो क्या वो फैमिली का पार्ट बनेंगे? आंसर इज नो, okay, they won't be a family as they are not wholly or mainly dependent. So any transaction with such brother sister who is earning, that is not a related person, okay, so you don't need to apply any valuation rule, आप transaction value पे ही valuation कर लेना। ये नहीं रटना कि हमें ये ब्रदर सिस्टर है तो ये रिलेटेड है नहीं, उसका इंप्लीकेशन चेक करना है। इंप्लीकेशन ये है कि आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जीएसटी लगा देना है, नो नीड टू अप्लाई एनी वैल्यूएशन रूल। टीडीएस एंड टीसीएस आईटीसी नहीं है, टीडीएस एंड टीसीएस आपके ई कैश लेजर में डिपॉजिट करे जाते हैं, आपको एक टिक मार्क करना होता है एंड दैट गेट्स क्रेडिटेड इन योर ई कैश, नॉट ई क्रेडिट। एक ये 1 मार्कर या 2 मार्कर आया था ट्रू एंड फॉल्स में, अगर आपने आईजीएसटी पे किया एक्सपोर्ट पे एंड यू फाइल द रिफंड एप्लीकेशन एंड नाउ इट इज रिजेक्टेड, कैन ई क्रेडिट लेजर बी रिक्रेडिटेड? कभी कभी सवाल ही नहीं समझ में आता। सुनो, जब आप क्रेडिट लेजर का रिफंड मांगते हो, मतलब आपके आईटीसी का रिफंड मांगते हो, तो एप्लीकेशन फाइल करते वक्त आपको अपना ई क्रेडिट लेजर को डेबिट करना पड़ता है, मतलब आईटीसी को डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि वो अमाउंट अब आप कैश में मांग रहे हो। लेकिन इस केस में आपने ई क्रेडिट का थोड़ी ना लेजर मांगा है, रिफंड मांगा है, यू आर आस्किंग फॉर रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड, तो ई क्रेडिट कभी डेबिट ही नहीं हुआ जो मैं उसको रिक्रेडिट करूं, ये पेपर में पूछा था एक बार। तो इस केस में नो, इट विल नॉट बी रिक्रेडिटेड बिकॉज इट वाज नेवर डेबिटेड, दिस इज द रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। आई रियली होप, पिछली बार का तो फीडबैक था, इस बार वाले बच्चों के लिए भी आई होप दिस वाज यूजफुल। डायरेक्टली टेस्टेबल ना हो, अलग अलग जगह में आपको पकड़ बनाने में हेल्प करेंगे सब्जेक्ट की। लाइव का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, ये 15-20 मिनट मुझे अलग से रिकॉर्ड करना पड़ा, सॉरी फॉर दैट, नॉट इन माई हैंड्स। सो यस, दिस वाज ऑल। ये दिस पीडीएफ आई विल पोस्ट ऑन टेलीग्राम इमीडिएटली, अभी 2-4 मिनट में। सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल। और सुबह भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, टॉप 17 केस लॉस, कस्टम्स, सुपर 40 क्वेश्चंस, एफटीपी
का एक 20 मिनट का लेक्चर जिसमें मेन पॉइंट्स कवर करे। ये पिछली बार वाली आज भी रेलिवेंट है नवंबर 24 के लिए, तो दोबारा अपलोड करने का कोई सेंस नहीं, उसको जाके देख लो। ठीक है, सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।